धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। रामनवमी पर दिल्ली, मुंबई समेत देश के 10 राज्यों में बवाल हो गए थे। 2 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हो गए थे। दर्जनों मकानों, दुकानों को जला दिया गया था, तोड़फोड़ की गई थी, मस्जिद पर भी चढ़कर झंडा लगाया गया था, भगवा। तमाम तस्वीरों से आप लोग वाकिफ हैं और उसके बाद सरकारें किस तरीके से काम कर रही हैं, उनकी पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, इससे भी आप लोग वाकिफ हैं। आप लोग ये भी जान रहे हैं कि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां की पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर चला रही है, सड़क किनारे होर्डिंग लगा रही है, वसूली की बात कर रही है। लेकिन मैं इन तमाम चीजों की बात नहीं करने जा रहा हूं। मैं आपके सामने 2 राज्यों का हाल रखने जा रहा हूं, जिसमें से एक है गुजरात, दूसरा है दिल्ली। गुजरात नरेंद्र मोदी का गुजरात और दिल्ली अमित शाह की दिल्ली, क्योंकि गृह मंत्री हैं और यहां की पुलिस अमित शाह के अधीन ही आती है। इन दोनों जगह पर एक बात सिमिलर तौर पर जो है समान तौर पर उभर कर सामने आई है। कहा जा रहा है कि गुजरात के आनंद में और दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जो बवाल हुए हैं उनके लिए बाहरी और विदेशी लोग जिम्मेदार हैं, यानी विदेशों से और बाहर से बैठकर साजिश रची जा रही थी। कैसे कैसे साजिश का राज खुला है वो विस्तार से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहले आपको हाल बताऊंगा गुजरात का, फिर आपको हाल बताऊंगा दिल्ली का। तो चलते हैं गुजरात वाली खबर की तरफ। मुझे लगता है गुजरात वाली खबर आपके सामने शुरू की जाए उससे पहले आपको ये बता देना ज्यादा बेहतर होगा कि रामनवमी के दिन हुआ क्या था। देखिए, रामनवमी के दिन गुजरात के 3 जिलों में, सूरत में, साबरकांठा में और इसके अलावा आनंद में बवाल हुआ था। आनंद में जो एक इलाका है खंबात, वहां पर एक शख्स की मौत हो गई थी। अब यहां जांच के बाद दावा किया जा रहा है कि साजिश विदेश में बैठकर रची गई थी और पूरे घटनाक्रम में 1-2 नहीं, पूरे 3 मौलवी शामिल थे। किसी को जिम्मेदारी दी गई थी चंदा उंगाने की और किसी को जिम्मेदारी दी गई थी वकील के तौर पे कि भाई तू मैदान में खड़े रहना, अगर हमारे लोगों पे कोई बात बनेगी, पुलिस उनको पकड़ेगी तो तू हमारी कोर्ट कचहरी में मदद करेगा। कैसे कैसे पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है वो आपके सामने रखूं उससे पहले ये अपडेट भी आपको दे देना बेहतर होगा कि साबरकांठा जिले का जो हिम्मतनगर इलाका है वहां पे लगातार उपद्रव हो रहा है, वहां पे लगातार दंगे हो रहे हैं और मुस्लिम फैमिली के लोग वहां से अपने घर छोड़कर जा रहे हैं, जो ये तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन आनंद का एसपी जो है, जिसका नाम है अजीत राजियान, वो कह रहा है कि असल में ये तमाम साजिशें जो हैं विदेश में बैठ के रची गई थी। हालांकि उसने सिर्फ अपने जिले की जिम्मेदारी ली है, सूरत की जिम्मेदारी नहीं ली है, साबरकांठा की जिम्मेदारी नहीं ली है। हो सकता है इसके खुलासे के बाद अब वो साबरकांठा वाला एसपी भी एक्टिव हो जाए, सूरत वाला एसपी भी एक्टिव हो जाए और वो भी कहने लगे कि हाँ विदेश से साजिश रची गई है। लेकिन अभी जो इस एसपी ने खुलासा किया है वो थोड़ा सा जान लीजिए। तो इन तमाम वेबसाइट्स पे और अखबारों में छपी हुई खबरों के मुताबिक अजीत राजियान ने बताया है कि बाकायदा स्लीपर मॉड्यूल तैयार किया गया था। स्लीपर मॉड्यूल तो आप जानते हैं कि आतंकवादी तैयार करते हैं, तो उस तरीके से ये पूरा हंगामा वारदात अंजाम दिलवाई गई है। 3 दिन से ये लोग अपनी तैयारी में लगे हुए थे। कब्रिस्तान को इन्होंने चुना था क्योंकि कब्रिस्तान में ईंट पत्थर आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है, खुला मैदान है, कुछ भी इकट्ठा कर लो, ये एसपी का कहना है। और इन लोगों का ये मानना था कि अगर एक बार हिंदुओं द्वारा निकाली जा रही रामनवमी शोभा यात्रा पर हम लोग ऐसे हमला कर देंगे, जुलूस पर हमला कर देंगे, तो ये लोग डर जाएंगे और फिर कभी इस तरीके की रैली जुलूस नहीं निकालेंगे। ये एसपी का कहना है, हमारा नहीं कहना है। अभी तक इस मामले में कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। किस किस को क्या क्या बताया जा रहा है एसपी के जरिए वो अब आपको बता देते हैं। एक शख्स का नाम बताया गया मतीन अल्टी। मतीन अल्टी को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो आसपास के जिलों से पैसा जुटाए, इकट्ठा करे और उसके बाद इस साजिश को अंजाम दिया जाएगा और ये अंजाम दी भी गई है और इसी में एक शख्स मारा गया है। लेकिन अब आगे सुनिए, मतीन अल्टी को ये काम किसने दिया था? मौलवी रज्जाक पटेल ने दिया था। और मौलवी रज्जाक पटेल के साथ कौन मिला हुआ था? वो था दूसरा मौलवी जिसका नाम है मौलवी मुस्तकीम।
ये पुलिस का कहना है। तीसरे मौलवी का नाम हमारे पास नहीं है, लेकिन तमाम मीडिया में यही चल रहा है कि 3 मौलवियों ने मिलकर साजिश रची थी। इन्होंने मतीन अल्टी को काम दिया पैसा जुटाने का, और इसके अलावा 2 लोगों को काम दिया इन्होंने, जिसमें से एक है वाजिद, दूसरे का नाम है वसीम, कि भैया कोर्ट कचहरी का कोई मामला हो जाए तो तू हमारी वकील के जरिए, या वो खुद वकील हैं, हमारी मदद करना, हमारे लोगों की मदद करना। इस तरीके से पूरी साजिश तैयार की गई। साजिश का भंडाफोड़ कैसे हुआ, अब वो भी जान लीजिए। यहां छपी खबर के मुताबिक पुलिस ने एक शख्स को पकड़ लिया जिसका नाम है जमशेद पठान। जानते होंगे ना, गुजरात के लोग पठान बहुत लिखते हैं, इरफान पठान, यूसुफ पठान वहाँ के खिलाड़ी भी हैं। तो जमशेद पठान को वहाँ पे पकड़ लिया, और जब उससे पूछताछ की तो पूरी वारदात का खुलासा हो गया, और पता चला कि नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में, यानी कि गुजरात में, विदेश से बैठकर साजिश रची गई थी रामनवमी के जुलूस पर हमला करने के लिए। ये लोग पिछले 3 दिनों से, या यूं कहा जा रहा है कि पिछले 11 दिनों से विदेश में बैठे हुए कुछ लोगों के संपर्क में थे। फ़ोन पे बातें कर रहे होंगे, अपना कोई रिश्तेदार होगा या जो भी होगा, लेकिन संपर्क में थे। जैसे किसी का रिश्तेदार पाकिस्तान में रहता हो, अगर वो फ़ोन पे बात करता पकड़ा जाए तो उसके फ़ोन से डिटेल तो निकल ही आएगी कि रोज़ाना पाकिस्तान इतनी देर बात करता है। ये खुलासा किया गया है गुजरात के मामले में। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में आप जानते हैं बवाल कहाँ हुआ था। दिल्ली में बवाल हुआ था जेएनयू में। वैसे ये लोग जब से 2014 से सत्ता में बैठे हैं, तब से रह रह कर ये लोग जेएनयू को जलवा ही रहे हैं। इन्हीं के राज में तमाम बवाल जेएनयू में देखने को मिल रहे हैं। उससे पहले जेएनयू में हमने तो कभी कोई बवाल देखा नहीं है, तो वहाँ भी बवाल हुआ था। 10 अप्रैल का दिन था, रामनवमी के चलते वहाँ के कावेरी हॉस्टल में जो लेफ्ट विंग के छात्र हैं और जो एबीवीपी, जो आरएसएस के छात्र विंग है, बीजेपी का छात्र विंग है, वो लोग आपस में भिड़ गए थे। दर्जन भर से ज्यादा छात्र इसमें घायल हो गए थे। पूरे मामले को लेकर एबीवीपी के छात्रों पर एफआईआर दर्ज हुई। बाद में फिर उन्होंने भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। दोनों छात्रों के संग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लेफ्ट विंग के छात्र जहां ये कह रहे हैं कि साहब हमें नॉनवेज खाने से रोका गया और बवाल किया गया, वहीं एबीवीपी के छात्र कह रहे हैं साहब हम तो पूजा कर रहे थे जी, और इन्होंने लेफ्ट वालों ने आके ना हमारी पूजा में विघन डाल दिया, ये राक्षस हैं। एफआईआर दर्ज कराने को लेकर तमाम चीजें चल रही हैं। 3 दिन बाद इस मामले में कल जो है 13 तारीख को यहाँ की जो नवनियुक्त वीसी हैं, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है निर्मला सीतारमन की तरह कि जैसे निर्मला सीतारमन देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, वैसे ही वो पहली जेएनयू की वीसी यानी वाइस चांसलर बनी हैं। तो वो सामने आई और उन्होंने एक के बाद एक अपने बयान देने शुरू कर दिए, और उन्होंने कहा कि ये बाहरी लोगों की साजिश है। आज तक पर सुन लीजिए उन्हीं को। इसमें क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स जो आउटसाइड से आए थे, उसने वो जो सप्लायर था उसको अंदर ही आने नहीं दिया। पता चला है मैम ये बाहर के स्टूडेंट्स लोग कौन थे? So, इस पे क्या अभी तक जेएनयू को ये पता चल पाया है कि बाहर के छात्र कौन थे, कहां से आए थे, कुछ भी इंफॉर्मेशन? सर मैडम, हमारी एक ओपन कैंपस है, आपको मालूम है। हम बहुत लोग को अंदर गेस्ट के रूप में आते हैं और हॉस्टल्स में रहते हैं। तो इसीलिए हम पता कर रहे हैं, और इस पता चलने के बाद हम आपको बता सकते हैं। अब सुन लिया आपने मैडम को। अब मैडम का नाम आपको बताते हैं सबसे पहले, उसके बाद मैडम से जुड़ा हुआ कुछ दिलचस्प पहलू आपको बताएंगे, तो आपको सुनने में और मज़ा आएगा और आप सोचेंगे कि जेएनयू में इतने काबिल लोगों को आखिर क्यों बैठा रखा है। शांति श्री धूलीपुरी पंडित, इनका इतना लंबा चौड़ा नाम है, आपने देख लिया होगा। इनका प्रोफाइल अगर सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि जेएनयू का ही प्रोडक्ट है, यानी कि यहीं से पढ़ के गई और यहाँ पे वाइस चांसलर बन के आ गई हैं। लेकिन अब ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इनकी नियुक्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद हैं, नाम है वरुण गांधी, उन्होंने इन मैडम का अंग्रेजी में, देसी भाषा में कहें तो अंग्रेजी इंग्लिश में लिखा हुआ एक लेटर ट्वीट कर दिया, और ट्वीट करके इनके द्वारा जो मिस्टेक थी तमाम लेटर के अंदर वो बताई कि इनकी स्पेलिंग भी ठीक नहीं है। ये सवाल उठाया था वरुण गांधी ने और कहा था कि ऐसे काबिल लोगों को बैठाने की क्या जरूरत है, और इनके बैठने से जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी जिसकी पूरी दुनिया में एक इमेज है, क्या हाल होगा वो समझा जा सकता है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि लेटर लिखने में इतनी त्रुटियां थी। अब यहाँ बयान देने के लिए 3 दिन बाद सामने आई हैं, तो हो सकता है कहीं से इशारा मिला हो कि जाके ये बोलना है, वो बोल दिया है। लेकिन हमारा सवाल यहीं से शुरू होता है कि चलिए मान लेते हैं कि बाहरी लोग जेएनयू में आए थे, तो आप लोग क्या करते हैं?
जेएनयू में कोई भी बाहर का चला जाएगा। आप लोगों ने क्या बना रखा है जेएनयू को, या आपके राज्य में जेएनयू क्या बन के रह गया है? क्योंकि इससे पहले भी ये खबर अब मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसे देख लीजिए। ऐसा ही कहा गया था कोमल शर्मा वाले मामले में। 13 जनवरी 2020 का वो मामला था, उसी के बाद दिल्ली में दंगे भी हुए ना। आज तक वो कोमल शर्मा एंड कंपनी नहीं पकड़ी गई है, जिसने जेएनयू में घुसकर वहां के प्रोफेसर्स पर, वहां के स्टूडेंट्स पर हमला किया था। आयुषी घोष जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष है, वो भी उस मामले में घायल हो गई थी। उस दौरान भी कहा गया था कि बाहरी लोगों ने आके हमला किया है। ये तमाम चीजें इस बात की गवाही दे रही हैं कि जब कुछ ना करना बस की हो तो बता दो कि विदेशी साजिश हो रही है, जब कुछ करना ना बस की हो तो बता दो कि बाहरी लोग आकर हमारी यूनिवर्सिटी में घुसकर मारपीट करके चले गए हैं। वैसे आप जानते होंगे इस यूनिवर्सिटी का जो अभी तक वाइस चांसलर था उसका नाम था जगदीश कुमार। वो अब यूजीसी का चेयरमैन बना दिया गया, और उसने जब इस वाइस चांसलर का चार्ज संभाला था तो इस यूनिवर्सिटी में खड़ा कर दिया था लाके टैंक, और उसका कहना था कि इससे छात्रों में देशभक्ति की भावना पैदा होगी। और अब ये महिला जो हैं वाइस चांसलर बनाई गई हैं, जिनका नाम पंडित है, वो कह रही हैं कि बाहरी लोगों ने आके मार दिया है। और पुलिस कह रही है कि लेफ्ट विंग के लोगों ने जो मुकदमा दर्ज कराया है उसमें एबीवीपी के छात्रों का नाम ही नहीं दिया है। और लेफ्ट विंग के लोग कह रहे हैं कि हमने एफआईआर में नाम दिए हैं, आखिर पुलिस ऐसा झूठ क्यों बोल रही है। लेकिन अब ये बड़ी चीज़ सामने आ गई है कि भैया बाहरी लोग मार गए। अब बाहरी लोग मार गए तो उन्हें कौन पकड़ेगा, ये तो पता ही नहीं चल पाएगा। लगता है यूनिवर्सिटी नहीं है, जंगल बन गया। और साथ ही ये कहना भी कुछ गलत ना होगा कि राकेश अस्थाना जब से पुलिस कमिश्नर बन के आए हैं, या यूं कहें कि अमित शाह जब से गृह मंत्री बन के आए हैं, उनके दौर में दिल्ली पुलिस की दुर्गत लगातार होती ही जा रही है। कभी 30,000 में पिटते हैं दिल्ली पुलिस वाले, उससे पहले तो पिटते नहीं थे, और कभी कुछ उनके साथ होता रहता है, और कभी वो आरोपियों को नहीं पकड़ पाते हैं। और दिल्ली दंगे में जांच के नाम पर भी उन पर लगातार सवाल अदालतों के जरिए उठाए ही जा रहे हैं। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।